मुंशी जी वकील थे। समझ गए कि यह लौंडा ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें मुझे वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह न होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिले और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस से एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर आपने बग्गी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में ही रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा कि नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर जब वह माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी तो भूल से भी कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठकर दे देती है। रुक्मणी, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई आग है, देख मैं जाकर पूछता हूँ ना। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़ो हाथों लेने के बाद कांटों में घसीटने का, तानों से छेड़ने का, रुलाने का कोई अवसर वह हाथ से सेन जाने न देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह मुझे सिखावन की बात कहे, जहाँ मैं भूल हूँ वहाँ वह सुधारे। सब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चायपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर ही अकेला रहना चाहती हो क्या? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो तो इस पर कहती हो कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी, मैं तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर मैंने इसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए थे कि खुद जाकर लिवा लाए। अब उसी मनसाराम को वो घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा। उसे न खाने की सुध रहती है न पहनने की। जहाँ बैठा वहीं सो जाता है। कहने को जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा। वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छोड़ दिया कि मनसाराम से वह आजकल थोड़ी देर अंग्रेजी पढ़ते थे। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा, ताकि जब खुद अंग्रेजी का अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदल कर बोले, कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने पहले कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और वीर विकराल बनकर आज उसे फिर से दिखाई दिया। सहमती हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज होता हो तो जाओ। बहुआ जब खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका कोई नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर गहरा चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों नहीं इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल तो जो महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दूं, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं है। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ,
जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ने से इसका कोई हरज नहीं होता, लेकिन लड़का आवारा है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। अगर वो कल को फेल हो गया तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था, मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा, तुमने मुझसे पहले ही कहा नहीं। क्या तुम्हें भला यह पढ़ा पाता होगा? 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं नहीं, यह बात तो नहीं, वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उन्हें समझाकर देखिएगा। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मुझे को ताव देते बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझे, बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ, अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेगी, इसी ने यह आग लगाई है, मुफ्त में मुझे ये ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई है कि धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तू कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली है, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है। और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे, यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था, यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छी है। लेकिन इधर कुछ दिनों से इस सैर सपाटे का चरका लग पड़ा है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे कुछ करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातः काल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में आई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्गी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के जहां पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की जगह भी न खाली थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की बड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देखकर शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता था, जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी असाध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर के कलर से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ी तो जाने से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दे। बेचारे मुंशी जी अपना समूह लेकर रह गए। 10 बजते झुंझलाए हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त स्कूल से घर जाने को निकला। मुंशी जी ने उन्हें कठोर नेतृत्व देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और वह घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल में हेडमास्टर से मिलते और सस्ताराम को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कराने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगह से पूरा जवाब मिल गया। अब 2 ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या किसी दूसरे शहर के स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। यह दोनों ही बातें आसान थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते नहीं देखा, यहाँ तक कि अब वो खेलने भी न जाता था। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने से धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त हो जाने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी घर बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उसकी निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का एक ढांचा सामने खड़ा था, मुख पर भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर काटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था। मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिम थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं चाहती थी।